हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे दोस्तों सामान्य हिंदी पीवाईक्यू टेस्ट पार्ट 19। देखिए, मैंने 4-5 महीने पहले आपके लिए पीवाईक्यू सेशन शुरू किया था हिंदी का, उत्तराखंड जीके का और सामान्य अध्ययन का। यानी कि पिछले 5-7 सालों में यूके पीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी ने जो भी प्रश्न पूछे थे एग्जाम्स में, उनको इस पीवाईक्यू सीरीज में मैंने इंक्लूड किया था। आज हिंदी में देखिए ये 19वां भाग मैं आपको दे रहा हूं, और ये 19वां भाग इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपने ये वाला वीडियो याद कर लिया तो आपका एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और टॉपिक का नाम है अलंकार। यानी कि आज के इस वीडियो में, आज के इस टेस्ट में, पीवाईक्यू टेस्ट में हम देखने वाले हैं पिछले 5-6 सालों में यूके ट्रिपल एससी ने जितने भी अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे हैं, और यही वो अलंकार के प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। यानी कि आज के इन 40 प्रश्नों को आपने याद कर लिया। इसमें आज 40 क्वेश्चन है टोटल। अगर आपने इन 40 क्वेश्चनों को याद कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, अलंकार में आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं अलग अलग परीक्षाओं में, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी का पीवाईक्यू सेशन है। इसके अलावा देखिए, जो हमारा जीएस का और उत्तराखंड जी के पीवाईक्यू सेशन है, उसमें मैंने अभी 2025 के जो पेपर हुए हैं उसके प्रश्न इंक्लूड नहीं किया। तो हो सकता है 1-1, 2-2 पार्ट यूके जी के पीवाईक्यू और जीएस पीवाईक्यू के भी आपको देखने को मिले, ठीक है। और बाकी जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, वो तो चल ही रही है। रिवीजन महाकुंभ क्लासेस चल रहे हैं, स्पेशल फैक्ट क्लासेस चल रहे हैं। यूट्यूब पर आपको लगातार कंटेंट दिया जा रहा है। अगर आप लगातार ऐसा कंटेंट फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए कोई भी वनडे एग्जाम निकालना टेढ़ी खीर नहीं, आराम से आप निकाल सकते हैं। साथ ही आजकल आपको करंट अफेयर्स डोज भी मैं दे रहा हूँ। तो पूरा एफर्ट आपके लिए मैं कर रहा हूँ। जितना टाइम मुझे मिलता है अपना घूमना छोड़ के और चीजें छोड़ के, मैं केवल और केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जिन अभ्यर्थियों के पास संसाधन नहीं है, जो अभ्यर्थी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अभ्यर्थी दूर दराज गांव में बैठ के यूके ट्रिपल एससी की मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा ये एफर्ट है भाई, ठीक है। आप लोग अगर एफर्ट करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ मैं आपसे दुगना एफर्ट करूंगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो भी चीज समझ नहीं आता है, जो भी आपको कहना है, कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप बता सकते हैं। तो चलिए देखेंगे आज सामान्य हिंदी पीवाईक्यू टेस्ट पार्ट 19। आज का टॉपिक रहेगा अलंकार। फिर बोल रहा हूं, ये 40 क्वेश्चन आपने याद कर लिया अलंकार के, तो आपने समझ लीजिए अलंकार का टॉपिक खत्म कर दिया, ठीक है। बस इतना ही याद करना, आप इतने रट दीजिए, समझ में नहीं भी आता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार का लक्षण है। देखिए, अलंकार मैंने आपको अगर बेसिक इंफॉर्मेशन दूं मैं आपको, अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है शब्दालंकार और दूसरा आपका होता है अर्थालंकार, ठीक है। शब्दालंकार और अर्थालंकार, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें जो अर्थ है और जो भी आपका अभी अलंकार के पूछे गए हैं, यहाँ पे जो भी पंक्तियां पूछी गई, अर्थ के आधार पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थोड़ा बेसिक आप पढ़ लीजिएगा, अर्थालंकार और शब्दालंकार क्या होता है। मैंने यूट्यूब पर इस पे वीडियो दी हुई है। सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ क्लासेज में मैंने अभी अलंकार नहीं दिया है, और मैं जल्दी आपको अलंकार का चैप्टर करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आप अच्छे से गांठ बांध लेना। कारण के रहते हुए, मान लीजिए कहीं पे कोई कारण हो, उसके बाद भी काम पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब, जैसे हम बोले कि प्यास लगी है, सामने तालाब है, लेकिन उसके बाद भी आदमी पानी नहीं पी रहा है, यानी कि कारण होते हुए भी कार्य नहीं कर रहा है आदमी। तो यहाँ पर हमेशा होता है आपका कौन सा, विशेषोक्ति अलंकार, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है, विशेषोक्ति अलंकार। इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका विभावना अलंकार, ये भी याद रखेंगे। विभावना अलंकार जो होता है ये इसका उल्टा होता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, बिना कारण के कार्य हो रहा होता है। यहाँ पर कारण होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है, वहां पर बिना कारण के कार्य होगा विभावना अलंकार में, ठीक है। तो विशेषोक्ति अलंकार आपको याद रखना। तो देखिए, कारण रहते हुए भी जो बंदा काम नहीं करेगा, समझिए ना, एक मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ। अगर कोई कारण रहते हुए भी कोई बंदा काम नहीं करेगा, वो विशेष ही तो होगा, बहुत ही बड़ा नमूना होगा, विशेष होगा वो, है ना। तो विशेषोक्ति अलंकार आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए, काली घटा का घमंड घटा। 40 क्वेश्चन, और ये 40 क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन जो कि अलंकार के टॉपिक से हर एग्जाम में बनते हैं। कोई एग्जाम, यूके ट्रिपल एससी नहीं, आप हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, जैसे यूके पीएससी जहां पर हिंदी पूछी जाएगी, उत्तराखंड पुलिस एसआई का हो, और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम जहां पे हिंदी में अलंकार है, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं बस। काली घटा का घमंड घटा, घटा, ठीक है, घटा, एक घटा का मतलब कम होना, एक घटा का मतलब बादल, काली घटा मतलब काले बादल। काले बादल का घमंड कम हो गया। क्यों कम हो गया भाई काले बादल का घमंड कम? क्योंकि काला बादल सोच रहा था कि मैं आज धरती के ऊपर जोर से बरसूंगा, लेकिन उधर से तेज हवा आई और तेज हवा ने पूरी दशा और दिशा बदल दी। ठीक है, यानी कि कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो काली घटा का जब घमंड घट सकता है तो हम इंसान क्या है। तो यहाँ पर देखिए जब एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है किसी भी पंक्ति में लेकिन उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो वहां पर होता है यमक अलंकार। तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली घटा का अर्थ इसमें बादल है, दूसरी घटा का अर्थ इसमें कम हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। कारण के अभाव से कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। देखिए मैंने अभी आपको ऊपर क्या पढ़ाया था, ऊपर मैंने आपको विशेषोक्ति अलंकार पढ़ाया था जहां पर कारण होते हुए भी काम नहीं हो रहा था। और यहीं पर देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया, ये उसी का उल्टा है। यहाँ पर कारण के अभाव से कार्य की उत्पत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कारण के अभाव से, कारण तो है ही नहीं लेकिन फिर भी काम किया जा रहा है। और विशेषोक्ति अलंकार में कारण था लेकिन फिर भी कोई काम नहीं कर रहा है। तो कारण के अभाव से कार्य की उत्पत्ति विभावना अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल आता है, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान से देखिएगा इसको। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना। आप देखिए बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है, ऐसा कहीं पॉसिबल है। ठीक है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना कर्म के नाना विधि कर रहा है बंदा, कहाँ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब ये विभावना अलंकार, इसमें ध्यान रखेंगे। कारण के अभाव से जब भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है तो ये विभावना अलंकार का लक्षण माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है। जैसे कि मैंने सेशन शुरू होते समय आपको बता दिया था अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद हैं। ठीक है, और 2 भेदों में जो उपमा अलंकार रखा गया है, उपमा अलंकार आपका अर्थालंकार के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब उपमा अलंकार क्या होता है, उपमा में क्या होता है, किसी वस्तु की तुलना दूसरी से की जाती है। ठीक है, उपमा अलंकार का विशिष्ट एग्जाम्पल क्या है या इसकी परिभाषा क्या है, इसमें किसी वस्तु की तुलना, किसी भी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, दूसरी वस्तु से की जाती है। ठीक है, अब थोड़ा यहां पर देखिए इस टर्म को आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा। किसी भी वस्तु की तुलना, जिस वस्तु की तुलना की जा रही है उस वस्तु को कहा जाता है उपमेय। यानी कि उपमेय की तुलना किससे की जाती है, हमारी दूसरी वस्तु, जिसको उपमान कहा जाता है। हमेशा उपमान से तुलना होगी उपमा अलंकार में। ठीक है, जैसे मैं बोलूं तुम चंद्रमा के समान सुंदर हो, प्रिय तुम चंद्रमा के समान सुंदर हो। ठीक है, अब इन पंक्तियों में कितनी सच्चाई ये तो सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या यूज कर लिया, उपमा अलंकार। यानी कि उपमेय हो गया तुम, मैंने बोला तुम किसके समान, चंद्रमा के समान, उपमान हो गया इसमें चंद्रमा, तुम चंद्रमा के समान सुंदर हो। ठीक है, यानी कि मैंने अपनी प्रिय की तुलना किससे की, चंद्रमा से की। तो यहाँ पर किसी भी वस्तु की तुलना हम जब दूसरी वस्तु से करते हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है, और उपमा अलंकार अर्थालंकार का भेद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। देखिए ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा अलंकार जाता है इसमें, देखिए इसमें आपका अलंकार रहेगा ऑप्शन डी, यमक अलंकार होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए यमक अलंकार कैसे है। यमक अलंकार में किसी शब्द या ध्वनि का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग किया जाता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है। इस दोहे में मन का शब्द 2 बार आया है, देखिए मन का, ठीक है, मन का शब्द 2 बार आया है। इसके 2 अर्थ हैं, एक मन का मतलब है आपका हृदय और दूसरे मन के का मतलब है मोती। ठीक है, यानी कि क्या बोला जा रहा है, देखिए माला फेरा तो जुग भया, माला फेरते फिरते जुग निकल गया, मैं रोज माला जप रहा हूं, ठीक है, लेकिन गया न मन का फेर। उसके बाद भी हृदय में जो पाप है, ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, वासना है, ये तो गई नहीं, खाली बाहर मन से माला क्या जप रहा है। ठीक है, ये बोला जा रहा है कर का मन का डारी के, मन का फेर। ठीक है, तो बहुत अच्छी ये पंक्ति है और इस पंक्ति को, ये जो आपकी पंक्ति दी गई है, ये सामान्य हिंदी कवि परिचय में भी आपका पूछा जाता है कि किस कवि ने इस पंक्ति को लिखा है। तो जो अपने उलटवासियां के लिए जाने जाते हैं उनकी ये रचना है, उलटवासियां। ठीक है, हिंदी में उलटवासियों के लिए कौन जाना जाता है, उलटवासियां, यानी कि विपरीत दोहे जो दिए हैं वो हमारे संत कबीर ने दिया, कबीरदास जी की रचना है। अब कबीरदास जी वही बोल रहे हैं, यार भाई हाथ में माला घुमाने के बाद भी मन के अंदर तुम्हारे विकार भरे हुए हैं, तो हाथ की माला को छोड़ो भाई। ठीक है, कर का मन का डार के, हाथ की माला को छोड़ो और अपने मन का जो मन है, मन, अपने मन के मोतियों को बदलो, यानी कि मोती मतलब विकार। तो यहाँ पर एक मन के का मतलब हृदय है, दूसरे का मोती है। ठीक है, कबीरदास जी बोल रहे हैं माला जपने से कुछ नहीं होगा बाहर से, अंदर से क्या करो आप, खुद को चेंज करो। यमक अलंकार है इसमें। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, ये भी काफी पूछा जाता है एग्जाम में। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होई। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? सबसे पहले तो ये पंक्तियां जो है रहीमदास की है, कि रहीमदास का नाम आपको दिख रहा होगा। बाकी इसमें जो अलंकार है वो श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है भाई? देखिए, श्लेष अलंकार में जब एक ही शब्द या वाक्य का उपयोग दो या दो से अधिक अर्थों में किया जाए तो उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रहीमदास जी ने इस पंक्ति में दो अर्थों को निकाला है। रहीमदास जी कहते हैं कि दीपक, जो दीपक होता है, दिया होता है, और मान लीजिए किसी कुल में कोई कुपुत्र पैदा हो गया, किसी कुल में कोई बेकार बच्चा पैदा हो गया, तो दीपक और कुपुत्र की जो गति होती है ना, एक जैसी होती है। दीपक पहले तो बढ़िया रोशनी करेगा और उसके बाद फड़फड़ा के बुझ जाएगा। ऐसे कुपुत्र जो होगा बचपन से जब ये ऊपर को जाएगा उम्र में, तो बचपन में तो लाड़ प्यार मिलेगा, ज्यादा वो नहीं होगा इम्पैक्ट, लेकिन जैसे ये बड़ा होगा तो उसके बाद ये कांड करना शुरू कर देगा, यानी कि इसकी भी गति जो हो जाएगी दीपक जैसी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि समाज में या परिवार में ये अंधेरा फैला देगा। तो रहीमदास जी ने इन पंक्तियों में दो अर्थ निकाले हैं। ठीक है, तो और ये श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना किस अलंकार की विशेषता है? सादृश्य, सादृश्य का मतलब क्या होता है? सादृश्य का मतलब होता है एक जैसा दृश्य दिखा तो उससे मान लिया कि जो एक वस्तु को दूसरा जैसा मान लिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान अलंकार का एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब परिभाषा है, भ्रांतिमान लक्षण बोलूंगा मैं, वैसे लक्षण है। ठीक है, जैसे देखिए आपका बिजली चमक रही थी जैसे तलवार की धार, बिजली चमक रही थी, बिजली चमक रही थी जैसे तलवार की धार। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका जो बिजली चमक रही थी जैसे तलवार की धार, यानी कि बिजली की चमक को तलवार की धार के रूप में दिखा दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। एक और उदाहरण बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में भ्रांतिमान अलंकार का। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है आपका, इसीलिए बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन ना छूटे। बिल विचार कर नाग सुंड में, बिल विचार कर नाग सुंड में। ठीक है, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, घुसने लगा विषैला सांप। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है इन पंक्तियों में, देखिए ध्यान से। बिल विचार कर नाग सूंड में घुसने लगा विषैला नाग, यानी कि जो हाथी की सूंड है, हाथी की सूंड को अपना बिल समझकर उसमें नाग घुसने लगा, यानी कि नाग को ये भ्रांति हो गई कि ये मेरा रहने वाला बिल है, छेद है। ठीक है, तो ये आपका किसके एग्जाम्पल है? भ्रांतिमान एग्जाम अलंकार के। अगला देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। ठीक है, तो सोहत ओढ़े पीत पट, पीत का मतलब क्या होता है? पीला। ठीक है, पट मतलब कपड़ा, श्याम सलोने गात, तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार जब किसी उपमान के अप्रस्तुत उपमान की संभावना जताई जाए, यानी कि इन पंक्तियों में हम देख रहे हैं श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की ओर से उनके शरीर पर पीतांबर में प्रभात धूप की कल्पना की गई है। अब देखिए, हिंदी जिसकी कमजोर है समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि आप सबको पीतांबर किसको कहा जाता है? भगवान कृष्ण को ही तो कहा जाता है ना पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका। यानी कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि श्री कृष्ण का जो सुंदर श्याम शरीर है, श्री कृष्ण का जो वास्तविक कलर कैसा था? वास्तविक कलर श्री कृष्ण का श्याम था। श्याम मतलब, श्याम का मतलब होता है सांवला। ठीक है, थोड़ा काला कलर था भगवान श्री कृष्ण का। तो उनके शरीर पे पीतांबर है, और पीतांबर के समय पीतांबर धारण किए हुए नीलमणि पर्वत की तरफ से उनकी तरफ क्या आ रही है? प्रभात की, यानी कि मॉर्निंग में जो धूप है उनके शरीर पे आ रही है। ठीक है, तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, बस आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। श्याम सलोने जब भी गात हैं, गात मतलब आप ये ध्यान रखना गाना। ठीक है, श्याम सलोने जब भी गाते हैं तो क्या होती है? उत्प्रेक्षा होती है अंदर से, मान लेना। ठीक है, या आप मान लेना कि एक एक्साइटमेंट होती है। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा शब्द आपको याद आ जाएगा इससे। एक प्रेक्षा होती है जानने की कि श्याम क्यों गा रहे हैं। अगला देखिए, निम्न में एक शब्द अलंकार नहीं है, तो कौन सा इनमें से आपका शब्द अलंकार का एग्जाम्पल नहीं है? ठीक है, अब देखिए शब्द अलंकार जो होते हैं ना, अलंकार के दो भेद है। शब्द अलंकार की मैं बात करूं, शब्द अलंकार मुख्यतः कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले देखिए आपका अनुप्रास अलंकार होता है,
शब्द अलंकार में, और यमक अलंकार जो है ये शब्द अलंकार है। तीसरा जो हमने पढ़ा था अभी श्लेष अलंकार, ये भी शब्द अलंकार होता है। चौथा आपका इसमें होता है वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति ये भी आपका शब्द अलंकार है। एक आपका होता है पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश भी कहा जाता है जिसको, और एक आपका होता है विप्सा अलंकार। तो बस ये है शब्द अलंकार के लगभग 6 भेद हैं, अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, पुनरुक्ति, श्लेष और विप्सा। बाकी सभी अर्थालंकार होते हैं। अब देख लो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार जो है ये आपका अर्थालंकार का उदाहरण है, अर्थ के आधार पे। ठीक है, अलंकार क्या होते हैं? आभूषण होते हैं जो कि काव्य की शोभा को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे एक स्त्री, जो भी स्त्री जब आपका आभूषण को धारण करती है, आभूषण धारण करने से उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे ही काव्य की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं जब अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहां कौन सा अलंकार होता है? देखिए, एक ही शब्द और अनेक अर्थ, तो वहां पर हमेशा होता है श्लेष अलंकार। मैं आपको बता चुका हूं, श्लेष अलंकार हमने पढ़ा। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कौन सा एग्जाम्पल, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, उसमें भी क्या है? श्लेष अलंकार। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, एक और पूछा जाता है। श्लेष का जो अर्थ होता है वो होता है चिपका हुआ, यानी कि एक ही शब्द में बहुत से अर्थ चिपके हैं, चिपका हुआ। ठीक है, श्लेष अलंकार जो कि किसका एग्जाम्पल है? शब्द अलंकार का। इसका एक एग्जाम्पल और है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो रहीमन पानी राखिए, तो इसमें भी आपका श्लेष अलंकार है। तो रहीम दास जी के दोनों दोहे में आपको ध्यान रखना है कौन सा है? श्लेष अलंकार है। एग्जाम में ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा ऐसे आपको कनेक्ट भी करना पड़ता है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका, मैंने आपको बताया है, जब भी हम देखिए पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पात की तरह मेरा मन भी डोल रहा है। किसी वस्तु से जब भी मैं कोई तुलना करूंगा, जैसे मैंने बोला, हे प्रिय तुम चंद्रमा सी सुंदर हो, किसकी जैसे? तुम सुंदर हो चंद्रमा जैसी। तो चंद्रमा जैसा मुख है तुम्हारा, बोला तो मैंने उसकी तुलना किससे की? चंद्रमा से। ऐसे मन की तुलना पीपल के पात की से हो रही है, डोलते हुए। तो जहां पर हम तुलना करते हैं वहां पर क्या होता है? हमेशा उपमा अलंकार होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। तो उपमा अलंकार तब होता है जब किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है। नेक्स्ट देखिए, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें उल्लेख किया जा रहा है। ठीक है, उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार तब होता है जब एक ही वस्तु या विषय के भेद के कारण अनेक रूपों में उसका वर्णन किया जाता है, और उसका वर्णन बहुत विस्तार में होता है, क्योंकि उल्लेख हो रहा है तो विस्तार में होगा। अब जैसे कोई बोल रहा है, कोई हमारा यहाँ पर महोदय बोल रहे हैं कि तू रूप है किरण में, ठीक है, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। जैसे आपने एक आफरीन वाला सॉन्ग सुना होगा ना, जैसे खुशबू पवन में, कई उसमें भी 4-5 लाइनें बोला जाता है किसके? मोहतरमा के संबंध में। तो वहां पर भी ऐसे उल्लेख किया जा रहा है मोहतरमा का। जैसे गाना है, ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसी प्रकार से यहाँ पर विस्तार किया गया। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो इस प्रकार से जहां पर भी एक वस्तु का बहुत लंबा विस्तार आपको देखने को मिलेगा, वहां पे हो जाएगा कौन सा? उल्लेख अलंकार। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ये भी बहुत बार पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण भी है दोस्तों। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें जो आपका अलंकार है ये आपका हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, पुनरुक्ति अलंकार इसको कहा जाता है। ठीक है, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है? पुनरुक्ति अलंकार का ही मतलब यह है जब किसी शब्द का साथ साथ दोहरा होता है। जैसे यहाँ पर 2 शब्द आपको दिख रहे हैं, मधुर मधुर, एक साथ आ गए मधुर मधुर। तो मधुर मधुर शब्द को अब क्या हुई है? पुनरुक्ति हुई है। पुनरुक्ति का मतलब रिपीट हुए हैं जो शब्द। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शब्द रिपीट हो रहे हैं किसी काव्य पंक्ति में तो इस अलंकार के साथ जाइएगा। अगला देखिए,
तीन बेर खाती थी, वह तीन बेर खाती है। ठीक है, तो तीन बेर खाती थी, तीन बेर, बेर का मतलब यहाँ पे टाइम, बार, और बेर का मतलब यहाँ पे फल। अब मैंने क्या बोला, जब सेम शब्द आते हैं उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। इन पंक्तियों में बोला जा रहा है कि 3 बार खाती थी पूरे दिन में और 3 बेर ही खाती थी वो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो एक बार फल के अर्थ में और एक बार समय के अर्थ में यूज हुआ है इस बेर का। अगला देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। ठीक है, तो पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, पाहुन का मतलब होता है मेहमान। ऐसा लग रहा है कि जैसे शहर के मेहमान आए हैं। ठीक है, शहर के मेहमान आए हैं कहाँ पे, गांव में। बन और मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पे क्या की जा रही है, तुलना हो रही है। जो हमारे मेघ आए हैं ना, उन बादलों को हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। कभी कभी जब गांव में कोई शहरी बाबू आ जाता है तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, मतलब गांव यार शहर से आए यार, ऐसा वैसा। ऐसे जब मेघ भी आए बिल्कुल बन ठन संवर के, ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा इसमें। यानी कि अगर ध्यान से देखिए, समानता होने के कारण उपमेय में जब उपमान की कल्पना की जाती है तो वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, पाहुन ज्यों, देखिए आपने देखा होगा ज्यों शब्द आया। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, उत्प्रेक्ष अलंकार की ट्रिकी है। उत्प्रेक्ष अलंकार के वाक्यों में आपका कुछ शब्द आते हैं, जैसे जनु, ठीक है, जनु, जनु या जानो, मनु या मानो, ठीक है, मनु या मानो, ऐसे यहाँ पर ज्यों शब्द है, ज्यों, ठीक है, ज्यों शब्द भी आता है, मनहु शब्द भी आता है कई बार, मनहु। अगर ये शब्द आपको दिख रहे हैं पंक्तियों में, वाचक शब्द इनको कहा जाता है ना, तो ये वाचक शब्द अगर आपको दिख रहे हैं तो भाई तुक्का मार लेना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ उत्प्रेक्ष अलंकार ही होगा। ठीक है, हालांकि कुछ अपवाद हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम टाइम काम करेगी ट्रिक। अगला देखिए, माया दीपक नर पतंगे में कौन सा अलंकार है, तो माया दीपक नर पतंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए जब भी गुण की अत्यंत समानता होती है तो उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। तो उपमेय को जिसके बारे में बताना था उसी को उपमान बता दिया जाता है, उल्टा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार जाता है आपका, रूपक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, तो माया दीपक नर पतंग, माया से आप याद रखना, माया, माया का रूप खतरनाक होता है, तो रूपक अलंकार। ठीक है, पंक्तियों को कभी कभी डायरेक्ट भी याद हो जाता है। भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है, तो भूरे बालों की सी कतरन, यानी कि भूरे बालों की सी कतरन का जो शब्द है उपमेय और उपमान के बीच में समानता को दर्शा रहा है। तो भूरे जो बाल हैं, ब्राउन जो बाल हैं, उसकी कतरन, तो यहाँ पर आपका फिर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। मैंने आपको बताया जहां पर भी आपका विशेषता बताई जा रही है, किसी के वस्तु की विशेषता बताई जा रही है किसी को देखकर, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। बहुत सिंपल है और इन्हीं अलंकारों से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। वैसे तो अलंकार बहुत होते हैं, इतना नहीं पूछता लेकिन, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं। हाँ, अगर आप हिंदी लेक्चरर का पेपर दे रहे हैं, हिंदी नेट का पेपर दे रहे हैं, तो तब बहुत डेप्थ में पूछेगा। नहीं, वनडे एग्जाम में केवल इन्हीं अलंकार को, जितने मैंने आज बोला 40 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आपने रट दिए तो गारंटी है हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे इन्हीं में से। सीय बदन सम हिमकर नाही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो सीय बदन सम हिमकर नाही, मतलब सीता के बदन के समान हिमकर भी नहीं है। यानी कि सीता का जो बदन है ना, उसके समान जो बर्फ से ढके हुए सफेद धवल पहाड़ हैं, सीता की जो ब्यूटी है उनसे ज्यादा है, यहाँ पर पंक्तियों में बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीता है उनके मुख को उपमेय के सामने हिमकर, उपमान को छोटा दिखाया गया है। यानी कि जहां पर भी देखिए, बहुत ध्यान से समझना आपने, जहां पर भी उपमेय जिसके बारे में बताया जाता है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, ठीक है, तो उपमेय की तुलना यहाँ पर उपमान से तो की जा रही है, लेकिन उपमेय को बड़ा बताया जा रहा है। सीता का जो बदन है उसको बड़ा, सीय बदन, ठीक है, ध्यान रखिए, उसको ज्यादा यहाँ पर ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है कि वो जो है इतना धवल है कि उसके सामने हिमालय या जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ है वो भी कुछ नहीं है। तो जहां पर भी देखिए ये जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो उपमान को उपमेय बना देना, जब हम उपमान को ही उपमेय बनाते हैं, अब इसकी तुलना हम इससे कर रहे हैं उल्टा, तो वहां पर हो जाता है हमारा कौन सा, प्रतीप अलंकार। ठीक है, तो किसका उल्टा हो गया ये बताइए, किसका उल्टा हो गया, ये उपमा अलंकार का उल्टा हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है। अगला देखिए, भुजगेश की वे संगनी भुजंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दीह दारुण दलन के। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कौन सा अलंकार जगह, थोड़ा टफ है भाई,
ये वाला अलंकार, ठीक है। तो भुज, भुजगेश की वे संगनी भुजंगनी सी, तो इसमें देखिए आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा अर्थ निकल नहीं रहा। इसमें ध्यान से अगर हम देखेंगे तो कुछ वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है, भ भ, ठीक है। उसके बाद फिर ये भ देखिए, और ऐसे ख ख ख, ठीक है, फिर द द द। तो जहां पर देखिए वर्णों की लगातार पुनरावृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, डी होगा इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं फिर, ठीक है, अलग अलग, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास वगैरह होते हैं इसमें। चलिए, इनमें से रूपक अलंकार का एग्जाम्पल चुनिए, बताइए कि किस में आपका रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्या होता है कि जिसमें उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। रूपक अलंकार की परिभाषा है उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है, और जिससे तुलना की जाती है, उपमान। इन दोनों के बीच में एक रूपता स्थापित की जाती है, ठीक है। यहाँ पर तुलना वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, दोनों को समान बताने की कोशिश होती है, उस रूप से वो कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। तो इन पंक्तियों में रूपक अलंकार होगा। इन पंक्तियों के जो राइटर हैं वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कविता है, ठीक है। चलिए, बाकी अन्य का भी बता देता हूं मैं किसमें कौन सा अलंकार है। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें हो जाएगा कौन सा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। क्यों, त त त त, 4 त 5, ठीक है। तो लगातार एक वर्ण की पुनरावृत्ति जहां पे होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, इसमें मैंने आपको बताया है कनक कनक, ठीक है, अभी बताया नहीं, आगे बताऊंगा। इसमें आपका होता है यमक अलंकार। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। तो सुबरन को ढूंढे फिरत कौन कौन, कवि व्यभिचारी चोर, 3 लोग एक चीज को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपका मैंने क्या बताया था, सुबरन का मतलब यहाँ पे होता है स्वर्ण। जब एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ निकलता है तो वहां पे श्लेष अलंकार जाता है, इसमें श्लेष हो जाएगा, ठीक है। और इसमें डी वाले में मैं आपको बता चुका हूँ रूपक अलंकार है जो पूछा है क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखिए, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, ठीक है। इसमें भी आपको साफ पता चल रहा है, देखिए भूरी 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 भेदभाव भूमि से भगा दिया, माफ कीजिएगा 2 ही भूरी है, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, भ भ भ भ भ, यानी कि इसमें भी साफ पता चल रहा है अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, वर्णों की जहां पे आवृत्ति होती है। अगला देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। तो देखिए आप सभी को पता है जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने चमत्कार से द्रौपदी की लाज बचाई थी, और दुशासन जो कि उसमें चीर हरण कर रहा था उसके मुंह से ही निकल गया कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी थी कि जो खत्म ही नहीं होती थी, यानी कि जहां पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है किसी भी पंक्ति से वहां पर हमेशा संदेह अलंकार हो जाता है, ठीक है, डाउट। यानी कि साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, यानी कि यहाँ पे डाउट पैदा हो रहा है, ठीक है, तो संदेह अलंकार होता है इसमें। अगला देखिए, संदेशनी मधुबन कूप भरे, ठीक है, में कौन सा अलंकार है, ये भी बहुत अच्छा है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो संदेशनी मधुबन कूप भरे, तो यहाँ पर जो गोपियां हैं, गोपियां अपनी सखियों से क्या बोल रहे हैं कि हमारे संदेश भेज भेज के मथुरा के कुएं भर गए हैं, ठीक है। क्या संदेश भेजने से कोई कुआं भर सकता है, बिल्कुल नहीं भर सकता। क्या घर में बड़ी बड़ी बातें करने से आप अपनी गोल को अचीव कर लेंगे बिना कर्म के, नहीं कर सकते। यानी कि जहां पर किसी चीज को बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, यानी कि बड़ा चढ़ाकर वर्णन जहां पे किया जाता है वहां पर जाता है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो बी आंसर इसका हो जाएगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में ये होता है कि बड़ा चढ़ा के कोई भी चीज दिखाई जाती है, जैसे कि लहरें व्योम चूमती। अब जो लहरें हैं वो व्योम मतलब समुद्र की जो लहरें हैं वो व्योम आकाश को चूम रही हैं, ऐसा कभी संभव है नहीं है ना। तो कई बार ऐसे मुहावरे या लोकोक्तियां भी हमारे जीवन में होते हैं जो अतिशयोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल होता है। अगला देखिए, चर मर खुल गए अर्र, ठीक है, रव स्फुटों से, इनमें कौन सा अलंकार है। तो चर मर खुल गए अर्र रव स्फुटों से, तो यहां पर देखिए फिर आपका क्या हो जाएगा, र र र र र र, ठीक है, फिर से आपका अनुप्रास अलंकार। नील गगन सा शांत हृदय सा सो रहा, ठीक है, नील गगन सा शांत हृदय सा सो रहा, देखिए बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नील गगन सा,
और शांत हृदय सा सो रहा। ठीक है, दोनों की यहाँ पर क्या की गई है, तुलना की गई है, यानी कि वस्तु की तुलना किसी वस्तु से की गई है। नीले गगन सा शांत मेरा हृदय सोया, यानी कि मैं अपने हृदय की तुलना उस नीले शांत गगन से कर रहा हूं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा उपमा अलंकार, सी आंसर। अगला देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है भी। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आपका सबसे पहले तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए सबसे मेन कौन सा अलंकार है, अनुप्रास में भी इसमें लाटानुप्रास जो होता है, लाटानुप्रास का एग्जाम्पल है, लाटानुप्रास अलंकार। इसमें देखिए आपका क्या बोला जा रहा है, देखिए अगर पूत सपूत होगा, ठीक है, पूत सपूत, अगर मान लीजिए कोई भी बेटा या बेटी अच्छी निकलेगी तो यार उसके लिए पैसे बचाने की या उसके लिए प्रॉपर्टी बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुद जोड़ लेगा अगर काबिल होगा। अगर पूत कपूत होगा, यानी कि कोई बेटा बेटी या खानदान का वारिस ऐसा निकला जो कपूत होगा, अय्यास होगा, वो प्रॉपर्टी को बेच देगा, सब कुछ खत्म कर देगा, तो उसके लिए भी का धन संचय, यानी कि अच्छा पुत्र हो तो फिर भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, बुरा पुत्र हो तो फिर भी धन संचय करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। इसमें आपका अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखिए, सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे। तो जितने भी गुरुजन है उनको बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा देखिए श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, श्लेष अलंकार। ठीक है, तो श्लेष अलंकार में एक ही शब्द या वाक्य के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं और स्पष्ट होते हैं। खिचड़ी बनाना जो है यहाँ पे शाब्दिक अर्थ निकल रहा है, और खिचड़ी बनाने का दूसरा अर्थ निकलता है कि अपनी योजना या और उससे अलग रह के काम करना। ठीक है, तो ये इसलिए श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, शशि मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है। तो शशि मुख पर घूंघट डाले, तो शशि मतलब कौन, चंद्रमा, मुख पर घूंघट डाले, यहाँ पर क्या है आपका, फिर से आपका क्या हो रहा है, तुलना की जा रही है, उपमा अलंकार हो जाएगा इसमें। ठीक है, जब उपमेय और उपमान को बहुत समानता हो जाए, यानी कि उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, माफ कीजिएगा, इसमें रूपक अलंकार होगा, उपमा बोलते हैं हमने। शशि मुख पर घूंघट डाले, तो शशि मुख पर यानी कि चंद्रमा के समान मुंह पर घूंघट डाला जा रहा है, तो चंद्रमा और मुंह की जो समानता है उनको बराबर इक्वलिटी करती है। तो इक्वलिटी कहां पे होती है, रूपक अलंकार में। ठीक है, जब उपमेय और उपमान में बहुत समानता दर्शाई जाए तो वहां पर हो जाता है ये रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें आपका जो अलंकार है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार। ठीक है, तो पानी के यहाँ पर तीन अर्थ हैं, रहीमन पानी राखिए, देखिए पानी के यहाँ पर तीन अर्थ निकल रहे हैं, पानी पानी, पहला जो अर्थ है देखिए पानी का पहला जो अर्थ है, रहीमन पानी राखिए, ठीक है, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर एक पानी का मतलब है आपका क्रांति, ठीक है, एक पानी का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान, अगर आत्मसम्मान गया तो सब गया, और एक पानी का मतलब है जल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। रहीमन क्या बोला, रहीमदास जी बोले कि क्रांति रखिए, अपनी क्रांति का मतलब कि अपने आप की जो आपके जो उसूल है, आदर्श है, उनको बना के रखिए। बिन पानी सब सून, यहाँ पर देखिए दूसरे पानी का अर्थ ये बोले कि बिना पानी, बिना आत्मसम्मान के सब सून है। ठीक है, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इस पानी के दो अर्थ निकले, एक तो जल हो गया और दूसरा आत्मसम्मान हो गया। अगर देखिए बिना पानी के आदमी, तो देखिए बिना पानी के आदमी तड़प सकता है, और दूसरा अगर आत्मसम्मान आदमी का गया तो सब कुछ खत्म। ठीक है, मोती मानुष चून बोला जा रहा। तो कौन सा बोला मैंने, श्लेष अलंकार। अगला देखिए, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई नई यह रीत। ठीक है, तो इस पद्यांश में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें जो अलंकार होगा वो हो जाएगा आपका असंगति अलंकार। ये थोड़ा अलग होता है, ठीक है, ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, आपको इतना याद रखना है, इसमें आपका असंगति अलंकार है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। वाह 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 वाह, मजा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए जब काव्य में एक ही वर्ण अक्षर या ध्वनि का बार बार प्रयोग होता है और वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार निकल के आता है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें, अनुप्रास हो जाएगा। देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल,
तो लाली, मेरे लाल की अगर लाली देखो तो जितना भी देखो यार उतना कम है। मैं भी गई उसको देखने तो मैं भी हो गई लाल। तो ल जो है बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, अनुप्रास। अगला देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझू नहीं कोई, उपरोक्त में कौन सा अलंकार हो जाएगा? या अनुरागी चित्त की गति यानी कि मन की गति समझे नहीं कोई, अनुरागी की मन की गति कोई नहीं समझ सकता भैया, ठीक है, समझ सकता है कोई? नहीं समझ सकता। तो विरोधाभास अलंकार इसमें हो जाएगा। तो विरोधी अर्थों या विचारों से विचारों को एक ही पंक्ति में यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। तो एक तो अनुरागी चित्त इसमें प्रयोग किया गया, देखिए अनुरागी चित्त, और दूसरा समझे नहीं कोई, इसमें विरोधाभास हो रहा है। क्योंकि अनुरागी चित्त का मतलब होता है, अनुरागी है जो, ठीक है, मैं वैरागी सोचा था, अनुरागी का मतलब होता है प्रेम पूर्ण, प्रेम पूर्ण मन जो होता है, प्रेम से भरा हुआ जो मन होता है, ठीक है। लेकिन समझे नहीं कोई, कोई समझ नहीं पाता। अनुरागी चित्त तो है बोला लेकिन कोई समझ नहीं पाता, तो ये गलत हो रहा है। दोनों ही शब्द आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे, तो विरोधाभास अलंकार रहेगा। कू की केली कलित कुंजन करत कलोल, फिर ये पता ही चल रहा है क यानी कि अनुप्रास हो जाएगा इसमें, ठीक है, साफ पता चल रहा है। जहां पर भी देखिए वर्णों की आवृत्ति है तो वो आपको ध्यान रखना है, अनुप्रास हो जाएगा। समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न होना कौन सा अलंकार है? ये पहला क्वेश्चन था हमारा, जहां पर समस्त कारण होते फिर भी कार्य न हो। मेरे को प्यास लगे, सामने तालाब है, फिर भी पानी न पीऊं, तो विशेषोक्ति अलंकार हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाता है। तो अगर इसके कुछ एग्जाम्पल की मैं बात करूं, कारण के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न होना, ठीक है, तो यहां पर जैसे दो दो मेघ बरसते, दो दो मेघ बरसते, दो दो मेघ बरसते फिर भी मैं प्यासा, फिर भी मैं प्यासे का प्यासा। पानी के पानी बरस रहा है फिर भी मैं प्यासा का प्यासा हूं बोल रहा हूं, ठीक है। कारण के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है। अब बादल बरस रहा है, पानी बरस रहा है, पानी पीऊंगा तभी तो प्यास बुझेगी ना। तो ऐसे यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाता है, विशेषोक्ति अलंकार हो जाते हैं, ठीक है। इसका उल्टा मैंने आपको बताया था विभावना अलंकार, जहां बिना कारण के कार्य होते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, ठीक है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, वाह, ठीक है। देखिए सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, तो नयनों की गद्दे पर सोया हुआ आंख का पानी है सपना, ठीक है। तो इसमें नयन सेज में कौन सा अलंकार है पूछा जा रहा है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो नयन सेज में रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए नयन सेज का प्रयोग आंख के पानी के स्थान पर किया गया है। तो आंख का पानी और नयन सेज इन दोनों की आपस में समानता बताई गई, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला देखिए, राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिरंक, निष्कलंक है ये सदा उसमें प्रगट कलंक। देखिए राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिरंक, निष्कलंक है ये सदा उसमें प्रगट कलंक। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए आपका, देखिए चंद्रमा का जो मुंह है और निष्कलंक जैसा सदा पंक्तियां राधा के सौंदर्य और निर्दोषता को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की गई यहाँ पर। यानी कि जो राधा का सौंदर्य है उसको चंद्रमा के मुख के समान और निष्कलंक जैसे शब्दों को प्रयोग किया गया इसमें। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब भी कोई चीज की तुलना हम किसी अन्य से बढ़ा चढ़ा के करते हैं, बहुत ज्यादा हवाबाजी करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। डी आंसर हो जाएगा इसका। लहरें व्योम चूमती उठती, मैंने बता दिया था ना आपको, लहरें व्योम चूमती उठती, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो लहरें जो है व्योम को चूमती, क्या समुद्र की लहरें आकाश को चूम सकती है? नहीं चूम सकती, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार, बड़ा चढ़ा के, ठीक है, हवाबाजी। अगला देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें काव्य में प्रयुक्त अलंकार का सही विकल्प चुनिए। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, बताइए कौन सा इसमें अलंकार रहेगा? चारु चंद्र की चंचल किरणें वाली जो हमारी पोयम थी, ये बचपन में आपने पढ़ा भी होगा। इसके जो राइटर हैं मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रीय कवि जिनको कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त की रचना। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है ये, जो सिलेबस है आपका सामान्य हिंदी का परिचय, तो इसमें आपका अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। क्यों? च च च, ठीक है, चंचल, तो च च बोलने की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तरंग तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, त त त त त, अनुप्रास अलंकार बता चुका हूं पर। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाक आए बोराए जग या पाए बोराए। तो कनक कनक जो शब्द है, एक कनक का मतलब होता है इसमें
सोना, स्वर्ण। एक कनक का मतलब होता है धतूरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगर आदमी के पास ज्यादा सोना हो तो घमंड में वो बोरा जाता है, बहुत घमंड आ जाएगा उसको, मेरे पास इतना सोना है। अगर कोई आदमी धतूरा खाए तो धतूरा खा के भी बोरा जाता है, यानी कि उसके दिमाग में क्या हो जाएगा, नशा हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो दोनों चीजें अगर ज्यादा कंज्यूम की जाए या ज्यादा जमा की जाए तो उससे आदमी बोरा जाता है, पागल हो जाता है। तो एक शब्द जब प्रयोग होता है 2 बार और उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो वहां पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन का सेशन था, लगभग कंप्लीट हो चुका है। 1-2 और महत्वपूर्ण अलंकार हैं, ठीक है। कौन द्वार पर राधे में हरि, राधे में हरि, ये भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो है वक्रोक्ति अलंकार होता है, इसमें वक्रोक्ति अलंकार। अब वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, देखिए वक्रोक्ति अलंकार में जब वक्ता जो है, जो बोलने वाला है, बोलने वाले के कथन का दूसरा आदमी, सुनने वाला, जानबूझकर दूसरा अर्थ लगाता है तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन द्वार पर, राधा बोल रही अंदर से, तो बाहर से श्री कृष्ण बोले राधे में हरि, तो राधा बोलती है हरि, हरि का अर्थ वहां पे बंदर निकालते हैं, तो बंदर है तो जंगल में जाओ, घर के अंदर क्यों आ रहे हो, ऐसा बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो राधा जानबूझकर बंदर का अर्थ निकालती है, चतुरता से संवाद करती है। तो जानबूझकर वक्ता के द्वारा बोली गई बात का श्रोता जब गलत अर्थ निकालता है या दूसरा अर्थ निकालता है तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये था आज सामान्य हिंदी पीवाईक्यू टेस्ट पार्ट 19। पिछले 5-6 सालों में जितने भी अलंकार के प्रश्न पूछा था आयोग ने वो मैंने आपको कवर करा दिया। और यकीन मानिए दोस्तों, इतने प्रश्न अगर आप याद रखेंगे ना, 40+ ये प्रश्न, आप यकीन मानिए दोस्तों 90% से ज्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे हर एग्जाम में, हर दूसरे एग्जाम में। जो आगामी परीक्षा उसमें भी आप देख लेना, अभी जो अभी आपका स्नातक स्तरीय परीक्षा होगी, इन्हीं अलंकारों में से कोई ना कोई अलंकार अगर प्रश्न बना तो आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी यूके SSSC की आगामी परीक्षा के लिए एप्लीकेशन स्टोर पे 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, एवरग्रीन वाले, बाइलिंगुअल हैं, आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर है, उसको लगा लीजिएगा। और सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट है तो वो भी आपके चल रहे हैं, वो भी बाइलिंगुअल है और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है इस बार, ठीक है। बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। आशा करता हूं आज अलंकार वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से आपको कवर हुआ होगा। इतना बोलूंगा दोस्तों और रिक्वेस्ट करूंगा, इन 40 प्रश्नों को तो आप याद कर ही लेना, ठीक है। इनको आप घोल के पी जाना, इतने क्वेश्चन हमेशा आपके काम आएंगे।